जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिगो आइडेंटिटी वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो आपका यूट्यूब पे भी आएगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आप समझिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है। कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सवालों पे आएंगे। टीसीएस कितना सवाल एसएससी में डाला है, कितना सवाल रेलवे में डाला है, किस किस टाइप का सवाल डाला है, कैसे सवालों को जल्दी से जल्दी बनाएंगे एग्जाम में, इन सभी बातों को समझेंगे एकदम आराम से। तो बहुत ही शानदार वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। और भाई आप लोग वीडियो को शेयर नहीं मारते हैं, थोड़ा शेयर मार दिया कीजिए। जितना भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट हो, आप वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, टीसीएस जितना भी सवाल पूछा है हाइट एंड डिस्टेंस का, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। आप हर एक सवाल बना के आएंगे। हम कहीं भी आपको कंप्लीट फॉर्मूला लगाना नहीं बताएंगे। हाँ, पहले आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद वो अप्रोच बताएंगे जिसके जरिए आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को बिना 10 कोट लगाए आसानी से रेशियो मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आपको अगर मैथ में समस्या है तो आपको एक बार बेसिक से पढ़ने की आवश्यकता है। मैथ्स हमारा 299 का है, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस चल रहा है। ये आपका 299 का होगा, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल है। हर एक क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, बांट के टाइप वाइज बांट के हमने इसको समझाया है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा कोर्स? फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक आपका नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से या आप प्ले स्टोर पे जाके सीधा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को समझिए। सेशन में मज़ा आता है तो आप बिल्कुल लेक्चर को शेयर मार दिया कीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और किन्हीं को भी अगर कंप्लीट मैथ, रीजनिंग और साइंस का पैकेज चाहिए तो 499 का है। एक बात समझ लो, जितना भी लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। आप एक बात याद रखिएगा, मैथ और रीजनिंग ही ऐसा सेक्टर होगा जहां से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। आप साइंस में देख लीजिए, आप जीएस में देख लीजिए, आप मैथ और रीजनिंग से ना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और ये जो साइंस आपको अभिषेक सर बताए हैं, ये जो साइंस जिस तरीक़ा से आपको अभिषेक सर पढ़ाए हैं, आप एक बार कंटेंट को जाके देखिए, क्वालिटी को जाके देखिए। एकदम आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आप पूरा ध्यान से पढ़े, ध्यान से चीज़ों को समझे, प्रैक्टिस पे जोर दिए, प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप सॉल्व कर गए तो आप साइंस में भी 100% स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा मैथ, रीजनिंग और साइंस का, सिर्फ 499 में कंप्लीट कंटेंट आपका बाइलिंगुअल है। और जो भी सवाल आपका जो है टीसीएस एसएससी में डाला है और फिर वो रेलवे में डाला है, या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हर तरीके का चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आप बेहतर तरीक़ा से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट को, लिंक को शेयर मार दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और कुछ भी अगर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अच्छा लगा, कुछ सुधार होना चाहिए, सुधार की आवश्यकता है, तो हर एक बात को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और YouTube पे जो लोग देख रहे हैं वो लोग ना पेन पेपर लेके बैठना भाई, ऐसे ही मत बैठ जाना। कितना शॉर्ट्स देखोगे, कितना रील्स देखोगे, कोई फ़ायदा होने वाला है उससे? कोई मतलब नहीं निकलता है, बस आपका समय जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस और समझते हैं एक एक बारीकी को कि हाइट एंड डिस्टेंस में किस टाइप का सवाल आता है, उसका कंसेप्ट क्या है, कितना तरीका का कंसेप्ट लगेगा, या हम यूँ कह लें कि एग्ज़ाम में सवाल को सोल्व करने का अप्रोच कैसा होगा, किस किस टाइप का सवाल पूछा जाता है, क्या मुश्किल सवाल आता है, क्या आसान सवाल आता है, हर तरीके के चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दो एंगल का सामना करना पड़ेगा।
तो वो जो दो एंगल है, एक है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हिंदी में अवनमन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण को कई बार 49 कोण भी लिख देता है, उन्नति कोण भी आपका बोल देगा, ठीक है, ये हमारा उन्नयन को। और इसको अवनमन को कई बार हिंदी में अवनति कोण भी लिखता है, ठीक है। तो ये भाषा का बात है, भाषा आप समझिएगा, ठीक है। तो एक एक करके इन दोनों को समझते हैं, बहुत छोटा सा चीज़ है, कम टाइम में आपको समझा देंगे। तो देखिए, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन का बात करेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन का बात करेगा, उन्नयन कोण का बात बोलेगा, इसका मतलब तब आप नीचे से ऊपर की चीज़ों को देख रहे होंगे, सर उठा के आप देख रहे होंगे। और जब अवनमन कोण का बात करेगा तो आप सर झुका के चीज़ों को देख रहे होंगे। जब आप किसी को नमस्कार बोलते हैं, नमन बोलते हैं, तो सर झुका के बोलते हैं, सर उठा के तो नहीं, ऐसे तो नहीं बोलते हैं नमस्कार सर, ऐसे नहीं ना बोलते हैं, सर झुका के बोलते हैं नमस्कार सर या नमस्कार पापा मम्मी, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको अवनमन कोण का बात करेगा तो हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, और जब उन्नयन कोण का बात बोलेगा तो हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। अब इस चीज़ों को समझते हैं बारीकी से कि ये है क्या, ठीक है। और पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में आपको राइट एंगल ट्रायंगल का अध्ययन करना है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड होता है, तीनों के ऊपर हम लोग देखेंगे कैसे तीनों साइड को फाइंड करेंगे। एकदम आसान तरीका बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे और वो अप्रोच भी बताएंगे जिसके जरिए आप फॉर्मूला लगाने से बचेंगे, आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सीधा भाषा में अगर हम ये बोलें कि आप यहाँ से कोई चीज़ को, पॉइंट ए हमारा है, ये हमारा आँख है, यहाँ पे पॉइंट ए पे हमारा आँख है, और यहाँ पॉइंट बी पे कोई चीज़ ऊपर में, मान लो कि कोई चिड़िया उड़ रही है और आप इसको देख रहे हैं। तो भाई आप जब इसको देखेंगे तो आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, जब आप इसको देखेंगे तो आपके आँख के ठीक सामने से एक लाइन ऐसे गुजरेगा, एक लाइन आपका ऐसे गुजरेगा, और आप फिर ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो एक लाइन आपका यहाँ पे बनेगा, और इन दोनों रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। और जब आपसे पूछेगा कि जो चिड़िया है कितनी ऊंचाई पे है, जब ऊंचाई बोले, ऊंचाई पूछे, तो ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। जब आपसे पूछेगा कि चिड़िया हमारा कितना ऊंचा है, तो बी से हम एक सीधा लाइन डालेंगे ए पर, ठीक है, ए लाइन पे, इसको हम बी, इसको हम सी नाम दे दिए, AC पर, और जो BC है वो AC पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये एंगल मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, या इसको उन्नयन कोण बोलेंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने का पार्ट क्या, हाइपोटेनस, CA हमारा बेस है B, और BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है या हाइट है। ये चीज़ तो आप जानते हैं। तो ये हुआ मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए कि आप अपनी छत पे बैठे हैं, ऐसे छत पे यहाँ पे बैठे हैं, और आप छत पे बैठे बैठे बगल में आप देख रहे हैं कि ज़मीन पे एक चिड़िया यहाँ पे है, इस पॉइंट पे क्या है, एक चिड़िया है। आप यहाँ C पॉइंट पे बैठे हैं और A पॉइंट पे ज़मीन पे एक चिड़िया है, ठीक है। तो अब जब आप इस चिड़िया को देखते हैं ना, तो भाई एक लाइन आपके आँख के सामने से ऐसे जाता है, ठीक है। और ये जो एंगल बना, ये जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना थीटा, यही मेरा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और नमन कोण। अब आप ध्यान दीजिए, ये हमारा ज़मीन है, तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट का एक बेस होगा, आधार होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इस रेखा के समांतर ये है B, इस रेखा के समांतर ये हमारा D है, CD जो है AB का क्या है, पैरेलल है। लाइन एंड एंगल में आपको डिटेल से इसके बारे में समझ में आएगा। तो भाई जो एकांतर कोण है ना, वो क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा,
थीटा होगा। अब आप ये देखेंगे कि भाई मेरे छत की ऊंचाई कितनी है, जिस छत पे आप बैठे हैं, तो भाई ये मेरा ऊंचाई होगा सीधा, ये मेरा ऊंचाई होगा सीधा b, ठीक है। और ये हमारा ऊंचाई है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। पूरा का पूरा ट्रीगो में इसी दो चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या तो सवाल एंगल ऑफ एलिवेशन का होगा, या तो सवाल एंगल ऑफ डिप्रेशन का होगा। दोनों ही सवालों को हम सेम तरीका से डील कर सकते हैं, सेम तरीका से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ, बहुत बेसिक सा बात है, ठीक है, बहुत बेसिक सा बात है, एकदम आसान बात है। इसमें इसको समझने में आप लोग को जरा सा भी समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमारा थीटा है, तो ये भी हमारा क्या है, थीटा है। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उनका अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आया, एकदम बेसिक सा बात है। अब देखिए, अब बात यह है कि पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में, जबकि आपको पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल, और 3 डिग्री पे सवाल मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम 3 डिग्री पे सवाल आता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण या तो 30 होगा, या तो 60 होगा, या तो 45 होगा। इस 3 डिग्री पे मैक्सिमम सवाल आता है। तो उसको करेंगे कैसे, उसको ध्यान से समझ लीजिए। जब थीटा हमारा 45 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा हमारा 45 डिग्री होगा, उन्नयन कोण मेरा 45 डिग्री होगा। ये मेरा क्या है, थीटा है, ये हमारा क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा क्या है, 45 डिग्री है। तो आप देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के मैक्सिमम सवाल में या तो टेन का यूज होता है, या तो कोट का, या तो साइन का, और यहाँ से मेरा सारा का सारा आंसर आ जाता है। तो इसमें 3 ही चीज़ पूछेगा, या तो बेस पूछ लेगा, या तो हाइपोटेनस पूछ लेगा, या तो परपेंडिकुलर पूछ लेगा। तो अगर रेशियो मेथड का हम लोग ध्यान रखें कि अगर ये एंगल मेरा 45 डिग्री है और ये एंगल मेरा कितना है, 90 डिग्री है, भाई ये एंगल कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में 2 एंगल 45 मतलब 2 एंगल बराबर है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको पढ़ना है ज्योमेट्री में, कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होते हैं, या बराबर कोण के सामने के भुजा, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। अगर ये एंगल 45 है तो ये साइड, इसके सामने का साइड ये, और ये एंगल 45 है तो इसके सामने का साइड ये, दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब आप यहाँ से 10 लगा के देख लीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 10 थीटा का यूज़ करते हैं तो 10 थीटा क्या होता है, 10 45 1 होता है, और जो 10 होता है वो आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है। 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, 10 थीटा इक्वल टू P/B होता है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है। इसका मतलब अगर ये हमारा एक यूनिट है, ये भी हमारा एक यूनिट है, तो इसका हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, √2 यूनिट होगा, ठीक है। तो इसके साइड के बीच का रेशियो क्या बना, 1:1:√2। अब इसको हम परपेंडिकुलर बनाए हैं, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो समझने के लिए हम सब कुछ लिख देते हैं कि ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो तब आपको तीनों साइड्स के बीच ये रेशियो पता होना चाहिए, 1:1:1, ठीक है, 1:1:1 आपका पता होना चाहिए।
देखिए तो आपको यहाँ पे ना 1:1:√2 याद रखना है। फ़ोन आ जाता है अर्जेंट तो बात करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि कॉल अर्जेंट होता है, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे इसके लिए आप लोग से, ठीक है। देखिए अब जब 45 डिग्री मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा या ये 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो मेरा ये 1:1:√2 याद रखना है। भाई ये 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन भी तो बन सकता है। उन्नयन कोण मेरा उन्नयन कोण और अवनमन कोण मेरा बराबर भी तो हो सकता है। जरा ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये 45 है तो भाई यहाँ भी तो मेरा 45 डिग्री होगा। जरा ध्यान से देखो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो उन्नयन कोण दे अवनमन कोण दे आप सबको एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये हमारा 45 का मामला सॉल्व हो गया। जब ये 45 डिग्री है तो 1:1:√2 आपको याद रखना है। √2 क्या है, हाइपोटेनस। सबसे बड़ी भुजा समकोण में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही तो होता है, हाइपोटेनस ही तो होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मेरा थीटा बराबर 30 डिग्री हो, ठीक है, अगर मेरा थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो तो ध्यान दीजिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो मायने नहीं रखता है, ठीक है। ये हमारा अगर 30 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये 30 है तो ये मेरा कितना 60 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जब यहाँ से हम 10 लगाते हैं तो 10 30 डिग्री क्या होता है, 10 30 डिग्री 1/√3 मतलब, और 10 जो है परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बताता है। P/B होता है, लंब बटा आधार होता है। मतलब 10 30 डिग्री, अगर यहाँ 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड का रेशियो 1 होगा और 60 के सामने का रेशियो √3 होगा। और अगर मेरा परपेंडिकुलर 1 है, बेस मेरा √3 है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4 और √4 मतलब 2, ठीक है। 30 डिग्री के केस में, जब ये 30 डिग्री हो तो उसके केस में आपको याद रखना है परपेंडिकुलर जो हमारा है, ये जो हमारा बेस है और ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो आपको याद रखना है 1:√3:2। अब हो सकता है यहाँ भी 60 डिग्री मेरा हो। भाई जब 60 डिग्री होगा ना तब भी यही चीज़ आपको याद रखना है। आपको ऐसे याद रखना है 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 1 और 60 डिग्री के सामने वाला भुजा √3 याद रखना है। ये दो कंसेप्ट आप फिलहाल याद रखिए। मैक्सिमम सवाल को यहीं से हम लोग तोड़ देंगे, मैक्सिमम सवाल को यहीं से हम लोग तोड़ देंगे। उसके बाद जिस तरीके का सवाल आएगा तो हम लोग कंसेप्ट भी साथ साथ देखते चलेंगे। तो ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब इसको याद कैसे रखना है, वो आप ध्यान से समझ लीजिए। एंगल मेरा इस फॉर्मेट में होगा, या 30 डिग्री अनुपात 60 डिग्री अनुपात 90 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड का रेशियो हमेशा 1 होगा। 60 डिग्री के सामने वाला साइड, 60 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा का रेशियो हमेशा √3 होगा और 90 डिग्री के सामने वाला का 2 होगा। मतलब इनका रेशियो 1:√3:2 होगा। और ये 45 वाला में ये तो बहुत ही आसान है, 45:90, 1:1:√2। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। आपको कहीं भी 10 कोट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, नहीं समझ में आया, तो सवाल के साथ में तो कंफर्म है 100% आपको समझ में आएगा। ध्यान से समझिए, कंसेप्ट आपको जो हम अभी बताए उसी पे आपको सवाल को करना है। मैक्सिमम सवाल आपका हो जाएगा।
कुछ सवाल ऐसा होगा जिसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो मैक्सिमम सवाल आपका इसी कंसेप्ट से हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। कहता है कि एक व्यक्ति किसी पतंग को 150 मीटर लंबे धागे से उड़ाता है। पतंग की भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या है? अंग्रेजी का सवाल ये रहा। ठीक है, वन फ्लाइज अ काइट विथ अ थ्रेड ऑफ 150 meter long. If the thread of the kite makes an angle of 60 degree with the horizontal line, then the height of the kite from the ground is. अब आप ध्यान से देखिए, जब आप पतंग को उड़ाते हैं तो आपका धागा ऐसे होता है, तिरछा तिरछा एकदम सीधा होता है ऐसे। ठीक है, तो जी बात ऐसा है कि हम यहाँ से पतंग को उड़ा रहे हैं ऐसे, यहाँ पे मेरा पतंग है। ठीक, पतंग है मेरा, और कहता है कि पतंग का जो धागा है ना, उसका भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है भाई, ये मेरा जमीन है और ये मेरा एंगल कितना है? 60 डिग्री है। बोला है कि जमीन से पतंग कितनी ऊंचाई पे है? ऊंचाई पे ये कितना हाइट है, यहाँ पे कितना का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। और ये चीज़ दिया है कि पतंग का जो डोरी है ये, इसका लंबाई 150 मीटर है। ये कितना है? 150 मीटर है। अब आप कहेंगे सर इस सवाल में हम 10 लगा देंगे, साइन लगा देंगे, क्योंकि हाइपोटेनस दिया है और परपेंडिकुलर पूछा है। हाइपोटेनस दिया है और परपेंडिकुलर पूछा है। हम आपको कहेंगे थोड़ा सा ठहरिए। क्या आपको रेशियो याद है? 60 के सामने √3 होता है। यहाँ 60 है तो यहाँ पे 30 बनेगा, और 30 के सामने 1 होता है, और 90 के सामने 60 के केस में ये हमारा 2 होता है। तो भाई 2 का वैल्यू दिया है आपका 150, 2 का वैल्यू दिया है 150, और √3 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो भाई 2 का वैल्यू 150 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? कहेंगे सर इसका आधा, 75 मीटर। अगर 1 का वैल्यू 75 है तो √3 का वैल्यू कितना होगा? गुना 75। मतलब जमीन से पतंग का जो ऊंचाई है वो 75 √3 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। बोलिए कितना कैलकुलेशन करना पड़ा? एकदम थोड़ा सा कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर से समझिए एक बार। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 60 के सामने क्या होता है? √3। 60 के सामने वाला भुजा जो है उसका अनुपात √3 होता है। 30 के सामने वाला का 1 होता है, और 90 के सामने वाला का 2 होता है। अब यहाँ 2 का वैल्यू दे दिया है 150, तो 1 का वैल्यू इसका आधा 75, √3 का वैल्यू 75 √3। जब 1 का वैल्यू आ गया तो √3 का वैल्यू आसानी से, किसी भी चीज़ का आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि ज़मीन से पतंग कितना ऊंचाई है, तो भाई यही ना ऊंचाई है ज़मीन से पतंग का, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? तो सर ये 75 √3 मीटर हाइट है, और ये हमारा उत्तर हो गया। रेशियो मेथड से आसानी से होगा। अब जो लोग 10 लगाना चाहते हैं या साइन लगाना चाहते हैं तब भी तो भी आप लगा सकते हैं। देखो कैसे, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हमारा हाइट है, या सॉरी ये हमारा हाइपोटेनस है जो दे दिया है 150 मीटर, और हमसे परपेंडिकुलर पूछा है। तो भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कौन बताता है? या तो साइन या तो कोसेक। तो आप या तो साइन लगाएंगे या तो आप कोसेक लगाएंगे, और हम आपसे क्या कहते हैं कि भाई मेरे इसका रेशियो याद रखो, बाकी को भूल जाओ, आसानी से हो जाएगा। ठीक, समझते जाइएगा। रेशियो मेथड से हर एक सवाल को तोड़ देंगे। ठीक है, बेसिक में जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जहाँ बहुत मुश्किल होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, आप वहाँ पे बेसिक से जाइएगा, हम आपको बेसिक भी समझाएंगे। ठीक है, कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। द हाइट ऑफ टावर इज, किसी टावर के आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई ध्यान से देखो, ये मेरा टावर है, ठीक है, इसका ऊंचाई हमसे पूछा है कि ये टावर कितना ऊंचा है। बोलता है कि इसका आधार से 50 मीटर दूर स्थित एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट है मान लो, इसका
डिस्टेंस है 50 मीटर, ये आपका दे दिया है। और यहाँ से यहाँ जो उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो आपका 30 डिग्री है। बोला है कि सर टावर का ऊंचाई बता दीजिए, रेशियो मेथड लगा दीजिए। 30 के सामने क्या 1 होगा, 30 के सामने क्या 1 होगा। ये 30 है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ये 30 है तो यहाँ पे कितना 60 होगा। और 60 के सामने क्या होता है √3 होता है। और √3 का वैल्यू कितना दिया है 50 मीटर। तो 1 का वैल्यू आपसे पूछा है, यही बात है। टावर का ऊंचाई क्या है 1 यूनिट, मान लो 1 यूनिट है। और √3 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है 50 मीटर। तो अगर √3 यूनिट का वैल्यू 50 मीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 50/√3 मीटर। और यही हमारा टावर का ऊंचाई है, यही हमसे पूछा है ना मेरे भाई, यही हमसे पूछा है ना। तो 50/√3 मीटर टावर का ऊंचाई है, यही हमको आंसर देना है। रेशियो मेथड से बहुत ही आसान है, ठीक है। 10 लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 10 कोस साइन आप जो भी लगाना चाहते हैं नहीं लगाइएगा, आपका रेशियो से ही आसान हो जाएगा। बस आपको ये रेशियो याद रखना है, ठीक है। 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के केस में देख रहे ना, एकदम आसानी से हो रहा है। तो याद रखना है 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट, ये आपको याद रखना है। तीनों रेशियो याद रखना है, ठीक है। एक बार हम इसको लिख भी देते हैं कि ताकि आप इसको ऐसे भी समझिएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझिएगा, जैसे कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, 90 डिग्री, इसको हम 30, तो ये मेरा कितना हो गया 60। तो 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने वाला भुजा √3 यूनिट और 90 के सामने वाला भुजा 2 यूनिट। अब इस सवाल को आप इस पे बिठा दीजिएगा, खट से बन जाएगा। तो ये मेरा टावर है, टावर का ऊंचाई हमसे पूछा है और टावर के आधार से एक पॉइंट है यहाँ, इसका दूरी दे दिया है और ये दूरी है आपका 50 मीटर, मतलब √3 का वैल्यू दे दिया है। तो अब हमसे टावर का ऊंचाई पूछ ले या हाइपोटेनस पूछ ले, हम आसानी से बता सकते हैं। अगर √3 का वैल्यू 50 है तो 1 का वैल्यू कितना है 50/√3 मीटर, और ये हमारा आंसर हो गया सीधा। कितना टाइम लगेगा ये आपको याद रखना, एकदम याद कर लीजिए। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। 45 वाला तो आसान है, 1 1 2 हो जाता है, 1 1 √2 होता है, ठीक। सेप्ट बनाइए अपना छोटा छोटा सवाल, और सब सवाल एग्जाम में भी आया हुआ है और इसी टाइप का सवाल आएगा भी, ठीक है। इसीलिए कंसेप्ट बनाइए। कहता है कि इफ़ द हाइट ऑफ अ पोल इज 2√3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 2 मीटर, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं 2 मीटर है, 2 मीटर, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, यदि एक खंबे की ऊंचाई 2√3 मीटर है और इसकी छाया 2 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। भाई मान लो यहाँ पे मेरा सूरज जी चमक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे खंभा, ये मेरा खंभा है, ठीक है। तो खंभा का छाया कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा जमीन पे, ठीक है। अब कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, ये वाला एंगल थीटा का वैल्यू कितना है, ये आपसे पूछा है। ये मेरा 90 डिग्री है, टेढ़ा बन गया क्या, टेढ़ा बन गया, थोड़ा इसको सीधा बनाते हैं, ठीक है, सीधा बनाते हैं। ये मेरा पोल है, ये पोल का छाया है और यहाँ मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है, उन्नयन कोण। अब जो पोल, ये जो मेरा पोल है ना, ये जो पोल है इसका हाइट दिया है 2√3 मीटर और जो छाया है शैडो जो ज़मीन पे बन रहा है इसका है 2 मीटर। तो कहता है कि ये थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है। जरा इनका रेशियो देखिए ध्यान से, जरा इनका रेशियो देखिए ध्यान से। ये 2 × √3 है, इसको 2 × 1 लिख दे। तो भाई √3 किसके सामने होता है, √3 होता है 60 के सामने, √3 होता है 60 के सामने। और 30 के सामने क्या होता है सर, 30 के सामने 1 होता है। तो देखो ये √3 है तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा। ऐसे समझना है, ठीक है। 60 यहाँ 60 होगा तभी यहाँ पे √3 है, यहाँ 30 होगा तभी यहाँ पे 1 है।
ठीक है। अब जो बेसिक समझना चाहते हैं, थोड़ा बेसिक भी समझ लिए कि कैसे मेरा सवाल ये बनेगा बेसिक से, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो मेरा 2 मीटर दिया है और ये 2√3 मीटर दिया है, ठीक है। और हमसे थीटा का वैल्यू पूछा है, थीटा का वैल्यू पूछा है, ये थीटा का वैल्यू। अब भाई 10 लगाएंगे तो 10 थीटा बराबर क्या लिखेंगे, देखो तो 2/√3, बात वही है बटा 2। ये मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। और 10 थीटा बराबर √3 है, मतलब 10 कितना डिग्री का वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर 10 60 डिग्री का वैल्यू है √3। 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। ये बेसिक है। तो यहीं से ये चीज़ निकल के आया है, ठीक है, यहीं से ये चीज़ निकल के आया है। रेशियो जो हम आपको बता रहे हैं ये बेसिक का ही पार्ट है, ये चांद पर से नहीं आया है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे रेशियो √3/1 नहीं बन रहा है, बराबर हम इसको √3/1 नहीं लिखेंगे। और 10 किसका रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर और बेस का। ये √3 है और ये हमारा इंटू में 1, इसीलिए तो किए थे हम, ठीक है। तो अभी बेस समझ लीजिए, समझिए। कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 6.5 मीटर फ्रॉम द हाउस। द लेंथ ऑफ द लेडर इज, किसी घर के सहारे सटी एक सीढ़ी का जमीन के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा सीढ़ी का आधार दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पे है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बात बराबर है, बात क्या है, तो भाई ये हमारा मान लो कि घर का दीवार है, ऐसे सीधा मेरा दीवार है, और जब इस पर सीढ़ी लगाएंगे तो भाई मेरे सीढ़ी ऐसे लगता है ना, ऐसे लगता है, ये मेरा सीढ़ी है। और सीढ़ी जो है वो ज़मीन के साथ जो उन्नयन कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। ये हमारा दीवार है, ये हमारा ज़मीन है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि सीढ़ी का आधार दीवार से 6.5 मीटर का दूरी है, मतलब यहाँ से दीवार का जो दूरी है वो 6.5 मीटर है, 6.5 मीटर है, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है, ये हमारा 6.5 मीटर है। तो कहता है कि सीढ़ी का लंबाई ज्ञात कीजिए। यही ना मेरा सीढ़ी है, देखो तो यही मेरा सीढ़ी लगा हुआ, इस पे चढ़ के जाएंगे उनके छत पे हम, यही मेरा सीढ़ी है। तो सीढ़ी का लंबाई कितना है, इस सीढ़ी का लंबाई कितना है, ये सीढ़ी का लंबाई कितना है, हाइपोटेनस हमसे पूछा है। तो आप कहेंगे सर या तो कोस लगा दीजिए, साइन लगा दीजिए, कोसेक लगा दीजिए, आप ऐसे ढूंढेंगे। आप ध्यान से समझिए रेशियो मेथड। ये 30, ये हमारा 60 है, तो 60 के सामने का अनुपात √3 यूनिट, यहाँ मेरा कितना बना 30 बना, और 30 के सामने का अनुपात कितना 1 यूनिट, और 90 के सामने का अनुपात 2 यूनिट 30-60 के केस में। और हमसे 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है, जबकि 1 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 6.5 मीटर, तो 2 यूनिट का वैल्यू 6.5 का डबल 13 मीटर, और 13 मीटर हमारा सीधा आंसर हो गया। कितना टाइम लगेगा बताइए। आप इस फिगर को अज्यूम कर सकते हैं अपने माइंड में, और बिना फिगर बनाए आप इसका आंसर लगा सकते हैं। आधार दिया है 6.5, मामला 60 और 30 का है, ठीक है, मामला 60 और 30 का है। तो 60 के सामने वाला भुजा √3, 30 के सामने वाला भुजा 1, और 1 का वैल्यू 6.5 है, 2 का वैल्यू आपसे पूछा है, डबल उसका कर देंगे, 6.5 गुना 2 बराबर 13। कोई दिक्कत? समझिए इस सवाल को। पहले हम लोग रेशियो को समझ रहे हैं आसान आसान सवाल से, और ऐसा बात नहीं कि ये सब सवाल परीक्षा में नहीं आया, सब पूछा हुआ सवाल है। तो हम लोग एक एक टाइप के सवालों को करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो कहता है कि द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 24 मीटर एंड 36 मीटर आर connected by a wire. If the wire makes an angle of 60 degree with the horizontal, then the length of the wire is what?
ये आपसे पूछा है। दो खंभों की शीर्ष जिनकी ऊंचाई 24 मीटर और 36 मीटर है एक तार से जुड़े हैं। यदि तार क्षैतिज से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, जमीन के साथ वो 60 डिग्री का कोण बनाएगा, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। एकदम चुटकी में बताएंगे, आराम से समझिएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये मेरा दो खंभा है, ये मेरा दो खंभा है, ठीक है, दोनों ऐसे जमीन पर गड़ा है, ठीक है, ऐसे। तो एक खंभा का जो लेंथ है ये 36 मीटर है और दूसरा खंभा का लेंथ मेरा 24 मीटर है, दोनों ऐसे जमीन पर है, ठीक है। इस खंभा का लेंथ मेरा 24 मीटर है और ये वाला खंभा का लेंथ मेरा 36 मीटर है और इनका जो शीर्ष है ना, ये टॉप, ये ऐसे तार से जुड़ा है, ऐसे तार से जुड़ा है। इसी तार का लंबाई आपसे पूछा है। मान लो कि इसका शीर्ष ए है, इसका शीर्ष बी है, ए से बी का लेंथ आपसे पूछा है। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से दो। जमीन के समांतर, इस लाइन के समांतर एक लाइन यहाँ पे खींचो, ठीक है। जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ आपका इसका होगा। ये दोनों लाइन आपस में क्या पैरेलल है और बराबर डिस्टेंस का है। जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये हमारा 24 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर 24 है तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा क्या है 24 है और ये पूरा पोल का लेंथ 36 है, मतलब ऊपर हमारा क्या हो गया सर 12 है। देखो 12 और 24 36। अब जरा ध्यान से देखो कि जो तार है ना वो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो 60 के सामने जो साइड है, ये वाला साइड, इसका रेशियो क्या होगा? √3 यूनिट। और √3 यूनिट का वैल्यू क्या दिया है? 12 मीटर। हमसे पूछा क्या है? तार का लंबाई। यहाँ का एंगल कितना होगा सर? 30 डिग्री। और 30 के सामने कितना होगा सर? 1 यूनिट। और AB ये जो 90 के सामने है इसका हो जाएगा 2 यूनिट। तो भाई √3 यूनिट का वैल्यू देके 2 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ लिया है। AB का लेंथ कितना है? 2 यूनिट। और √3 यूनिट का वैल्यू आपका 12 मीटर दे दिया है। तो 2 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। नहीं निकाल लेंगे, ज़रा ध्यान से देखो। √3 का वैल्यू कितना है सर? 12। तो 1 का वैल्यू कितना होगा सर? 12/√3। सर तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 दूना 24 √3, यही ना होगा 24/√3। इसको ऊपर नीचे √3 से रेशनलाइज कर दो, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। और 3 से काटोगे 3 चौके 12, 4 दूना 8√3। कितना हो जाएगा सर? 8√3। ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा आंसर हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया सर? 8√3। बताइए कितना सेकेंड का टाइम लगेगा इस कैलकुलेशन को करने में? आप खुद सोचिए कि कितना वक्त लगेगा इसको करने में, कितना टाइम लगेगा। जब आप रेशियो को समझ जाएंगे, आपको मालूम है कि पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में आपको राइट एंगल से ही खेलना है और मैक्सिमम टाइम जो एंगल बनेगा वो या तो 60 डिग्री बनेगा या तो 30 डिग्री बनेगा, या तो 60 या तो 30, या तो 60 या तो 30। और अगर आपको इनका रेशियो मालूम है तब आप आसानी से काम कर सकते हैं, आसानी से आप काम कर सकते हैं। अब 2 पोल है, इसका हाइट है 36, इसका हाइट है 24। तो 24 के पैरेलल हम एक लाइन खींच लिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर मेरा क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल। अब √3 का वैल्यू दे दिया है 12 और 2 का वैल्यू हमसे पूछ लिया है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे इसको। कितना कैलकुलेशन है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, ध्यान से इसको समझिए। कहता है कि person of height 6 feet wants to pluck a fruit which is on a 26 by 3 foot high tree. If the person is standing 8 by √3 foot away from the base of the tree, then at what angle should he throw a stone so that it hit the fruit? एक 6 फीट ऊंचाई का व्यक्ति है
जो एक फल को तोड़ना चाहता है और जो फल जिस पेड़ पे लगा है उस पेड़ का ऊंचाई 26/3 फीट है, ठीक है। यदि वह व्यक्ति पेड़ से 8/√3 फुट दूर है तो उसे कितने डिग्री का कोण बना के पत्थर फेंकेगा कि ताकि पत्थर फल पे जाके लगे और फल गिर जाएगा, ठीक है। समझिए बात को। तो थोड़ा सा मिटाना होगा इसको क्योंकि जगह थोड़ा कम है, ठीक है। तो हम समझाने के लिए हिंदी वाला को हम हटा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हिंदी वाला को हम हटा रहे हैं। हिंदी वाला भाई लोग इसको लिख लेना, ठीक है। इसको हटा रहे हैं ताकि थोड़ा स्पेस मिले क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है, ठीक से समझाने के लिए। ध्यान दीजिए, पेड़ का ऊंचाई कितना है? तो सर पेड़ का ऊंचाई है 26/3 फीट। ये हमारा पेड़ है, एकदम आराम से समझा देंगे, ठीक है। 26/3 फुट। और जो व्यक्ति है उसका ऊंचाई कितना है सर? 6 फीट। कितना है? 6 फीट का ऊंचाई है। और व्यक्ति और पेड़ के बीच का दूरी कितना है सर? तो 8/√3 फीट, ठीक है। ये 6 फीट का व्यक्ति है। अब यहाँ पे फल लगा हुआ है और यहाँ से इसको पत्थर मारना है, तो जो पत्थर जाएगा वो इस रास्ते से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तभी जाके पेड़ पे फल पे लगेगा डायरेक्ट। अब सर यहाँ का एंगल कितना है? तो इसके समांतर एक रेखा खींचना होगा यहाँ और इस थीटा एंगल से इसको पत्थर को फेंकना होगा और थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि ये हमारा 6 फीट है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक भी हमारा कितना होगा? 6 फीट होगा। ये हमारा 8√3 है, तो ये भी हमारा 8/√3 होगा। ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है और इक्वल होता है, ठीक है। अब जी ध्यान से देखिए, इस पूरा पेड़ का ऊंचाई जहाँ से फल लगा है वहाँ तक का ऊंचाई 26/3 फीट है। उसमें अगर 6 फीट को घटा दें तो हमें यहाँ से यहाँ तक का दूरी मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये वाला दूरी हमको मिल जाएगा, यहाँ तक का मोटा लाइन, इसका दूरी हमें मिल जाएगा। तो 26/3 - 6, 26/3 - 6, तो 6 तिया 18। 26 में 18 गया तो कितना बचा? बोले सर 8 बचा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 8/3। कितना? 8/3। अब आप ध्यान से देखिए कि ये एंगल आपको निकालना है। ये एंगल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? 2 तरीका है। या तो हम रेशियो मेथड लगा दें या हम 10 लगा दें, दोनों ही तरीका से आ जाएगा, ठीक है। अगर ये एंगल निकालना है, ये हमारा 90 डिग्री है मेरे भाई, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये हमारा बेस हुआ। तो अगर हम 10 थीटा ही लगा दें तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 8/3 बटा 8/√3। और ये पलटी मार जाएगा। तो जब ये पलटी मार जाएगा रे भैया, तो 8 से 8 कैंसिल ना हो जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया √3/3। लीजिए, समझने के लिए डिटेल में कर देते हैं। अब 10 थीटा का वैल्यू √3/3 है। अगर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो √3 × √3 3 हो जाएगा। ये √3 × √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। और 10 थीटा बराबर 1/√3 है। इसका मतलब थीटा मेरा 30 डिग्री है और 30 डिग्री का एंगल बना के उसको पत्थर फेंकना होगा। मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक। ये आपको समझाने के लिए। अब देखिए, इसी सवाल को रेशियो मेथड से कैसे तोड़ते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये आपको समझाने के लिए इसी सवाल को रेशियो मेथड से कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। इसको मिटाते हैं, ठीक। अब देखो, हर केस में बनना है राइट एंगल ट्रायंगल, तो टेंशन क्यों ले? जरा ध्यान से देखो भाई, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से समझना ऐसे सवाल को। तो भाई जो पेड़ का ऊंचाई है वो 26/3 फीट है। व्यक्ति का जो ऊंचाई है वो 6 फुट है। और
पेड़ और व्यक्ति के बीच जो दूरी है वो 8/√3 फीट है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि फल यहाँ पे है, ठीक है, फल यहाँ पे है, ये हो गया हमारा पेड़ का ऊंचाई, ठीक है, और ये हो गया मेरा व्यक्ति का ऊंचाई। व्यक्ति का ऊंचाई कितना है? 6 फीट। ध्यान से समझना। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 26/3 है। तो 26/3 में 6 को हम जब घटाएंगे तो 6 तिहाई 18, 26 में 18 गया तो 8/3, मतलब ये जो है वो 8/3 है। कैसे बनाना एग्जाम में समझिए। अब व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, फल है यहाँ पे, अब उसको इसी लाइन में पत्थर फेंकना होगा तब जाके फल को लगेगा सीधा, है ना। और पेड़ से व्यक्ति का दूरी 8/√3, मतलब ये भी 8/√3, ठीक है। अब ये एंगल हमें निकालना है, तो भाई 8/3 और 8/√3, यहाँ पे 8 ही तो मल्टीप्लाई है, इसको 1/3, 8 गुना 1/3, और इसको 1/√3 गुना 8 भी तो लिख सकते हैं। अब हमें 8 से कोई मतलब नहीं है, अब इस रेशियो से मतलब है भाई। अब ध्यान से देखो, ये मेरा थीटा है, ये मेरा 90 डिग्री है, ये एंगल हमें निकालना है कि कितना डिग्री पे जाके पत्थर गिरेगा। जब हम इनका रेशियो लगाएंगे, जब हम इसका रेशियो लगाएंगे 1/√3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/√3, तो ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? ये आएगा 1:√3। क्या आएगा? 1:√3। तो 1:√3 मतलब ये कुछ और नहीं, ये 1 है और ये √3 है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? सीधा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जिसको ये समझ में नहीं आया कि ये 1:√3 कैसे आया, तो भाई मेरे रेशियो का मतलब होता है भागा 1/3, भागा 1/3 को भागा देंगे 1/√3 से, तो ये पलटी मार जाएगा, ये √3/1 हो जाएगा। और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 × √3 ये कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा, मतलब 1:√3। देखिए कैलकुलेशन वही है, ये आसमान से नहीं आया है। जो लोग बताते हैं कि रेशियो मेथड आसमान से टपक के नहीं आया है, बेसिक से ही निकल के आया है, समझ रहे? बेसिक से ही निकल के आया है। तो ये 1 है और ये √3 है। अब थीटा के सामने 1 है, तो भाई थीटा कितना? थीटा के सामने 1 है तो थीटा कितना होगा? सर थीटा 30 डिग्री होगा। सीधा आंसर हो गया। बस डायग्राम को समझना है, ध्यान से समझिए इस सवाल को। कहता है कि द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री इज ब्रोकन ओवर बाय द विंड, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द पॉइंट वेयर टॉप ऑफ ट्री टचेस इज 25 मीटर। व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री? एक वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण टूटकर सतह से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ पहले ऐसे था, टूट गया ऐसे, जमीन से जाके सट गया तो 60 डिग्री का एंगल बना। जड़ और जिस बिंदु पर शीर्ष भूमि को छूता है के बीच की दूरी 25 मीटर है। वृक्ष की ऊंचाई क्या थी? ठीक है, तो भाई मेरे हिंदी वाला थोड़ा सा इसको हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, पूरा का पूरा ट्रिगो सबसे आसान है हाइट एंड डिस्टेंसेस में, ठीक है। ट्रिगो भी बहुत आसान है अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं बहुत अच्छा से, फॉर्मूला को, सारा का सारा फंक्शन को, तो बहुत आसान है, ठीक है। तो भाई मेरे एक बात बताओ कि ये पेड़ मेरा ऐसे होगा, सीधा खड़ा होगा ऐसे, और पेड़ का ऊंचाई ना नहीं दिया हुआ है। अब ये पेड़ ना यहाँ से टूट गया आंधी के कारण, तो जब ये पेड़ यहाँ से यहाँ टूटा तो ऐसे ज़मीन पे जाके लगा, और जब ज़मीन पे जाके लगा तो इसका शीर्ष और ज़मीन के बीच में 60 डिग्री का कोण बना, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। और कहता है कि जहाँ पे टच हुआ वहाँ और पेड़ के जड़ के बीच का दूरी दिया है 25 मीटर, यही है। तो कहता है कि पेड़ का ऊंचाई कितना था, मतलब पूरा हाइट कितना था। आप एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यही है ना,
जो ज़मीन पे टच किया, ये वाला पोर्शन मेरा ऐसे ऐसे टूट के यहाँ पे गिर गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कैसे इस सवाल को बनाएंगे। तो 60 के सामने क्या होगा, 60 के सामने ये मेरा पेड़ का ऊंचाई, थोड़ा सा दूर में बनाते हैं, ये मेरा पेड़ का ऊंचाई है और यहाँ से ये टूट के ज़मीन पे टच किया। ठीक है, तो भाई 60 है, यहाँ पे कितना है 30 है, और 30 के सामने क्या होता है और 60 के सामने क्या होता है भाई मेरे, 60 के सामने क्या होता है 1 होता है, सॉरी 60 के सामने क्या होता है √3 होता है, और 30 के सामने क्या होता है 1 होता है। तो 1 का वैल्यू कितना दिया है 25। ठीक, 1 का वैल्यू 25 दिया है। अगर और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 90 के सामने। अगर 1 का वैल्यू 25 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 50 मीटर। अब अगर यहाँ से यहाँ का हम लेंथ निकाल ले इस ट्रायंगल में जो मेरा परपेंडिकुलर है, तो मेरा काम आसानी से बन जाएगा। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, अगर 1 का वैल्यू 25 है तो √3 का वैल्यू कितना होगा सर, तो √3 का वैल्यू हो जाएगा 25 इंटू √3। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन में ना √3 नहीं है, मतलब √3 का वैल्यू पुट किया है, तो √3 का वैल्यू 1.732, 2 डिजिट तक हम लोग पुट करेंगे, मतलब ये आ जाएगा 25 गुना 1.73 या 2 भी कोई दिक्कत नहीं, 2 ही अंक तक रखिए। ठीक है, अब आप ध्यान से ज़रा देखिए, तो 50 मीटर ये है। अब अगर हम इसका लेंथ निकाल लें तो आसानी से मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से ज़रा देखिए कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो 25 तिहाई 75 का 7, 25 सत्ते 175 और 7 182 का 2, हाथ में कितना बचा सर 18, 25 से कम 25 और 18 कितना 43, 25 से कम 25 और 18 43, तो ये 43.25 इसका लेंथ है। √3 का वैल्यू यहाँ पे 43.25। अब पूरा पेड़ का लंबाई सर यहाँ से यहाँ का लंबाई है 43.25, और जो भाग टूट के ज़मीन से लगा यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई है 50। दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ का लंबाई नहीं निकलेगा। 50 और 40 90 और 3 93, तो यहाँ पे हम 2 ही अंक तक लिए हैं, यहाँ पे 93.33 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से समझिए। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से समझिए। ये पूरा का पूरा पेड़ था, यहाँ से मेरा टूट गया और ये वाला हिस्सा ज़मीन पे लाके झुक गया। तो अगर हम पूरा पेड़ का लंबाई बोले तो क्या होगा, नाम दे के समझाते हैं आपको। ठीक है, नाम दे के समझाते हैं, नाम दे के समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको नाम देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि ये मेरा पेड़ है। ठीक है, ये मेरा पेड़ है और ये यहाँ से टूट गया, ये A है, ये B है और ये C है। तो AC मेरा पूरा खड़ा पेड़ का लेंथ है और ये B पॉइंट से टूट गया, तो ये पेड़ मेरा ऐसे हो गया ना भाई, ये मेरा A है, यहाँ पे B बना और ये B से टूट के ये जो C पॉइंट है वो यहाँ पे लग गया ज़मीन पे। ठीक है, तो पूरा पेड़ का लेंथ क्या हो गया BA, देखो लिख के बता देते हैं, BA प्लस BC, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ को जोड़ेंगे तो पूरा पेड़ का लेंथ मेरा आ जाएगा। ठीक है, और कहता है कि जहाँ पे ज़मीन पे टच किया है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना है और पेड़ का शीर्ष और पेड़ का जड़ के बीच जो दूरी है वो 25 मीटर का है। तो सर 30 के सामने क्या होता है, 60 के सामने क्या होता है √3 होता है, तो इसका वैल्यू कितना √3, और यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 के सामने क्या 1, और 1 का वैल्यू 25 मीटर है, और ये क्या हो जाएगा 90 के सामने 2, तो सर अगर 1 का वैल्यू 25 है तो 2 का वैल्यू कितना 50 मीटर हो गया। तो भाई BC का तो लेंथ मेरा आ गया 50।
अब बी ए का लेंथ निकालना है, मतलब √3 का वैल्यू निकालना है। अगर एक का वैल्यू 25 है तो √3 का वैल्यू 25 √3 हो जाएगा। अब √3 के लिए हम क्या रख दिए, 25 × 1.73, और जब इसको हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आया था, 43.25, और बी ए मेरा कितना आ गया, 43.25। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 93.25 मीटर। अब क्या है कि हम लोग पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिए हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आया। तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था टाइप 1 का सवाल, जहाँ पे हम लोग रेशियो को देखना सीखें। एक बार और हम आपको समझा देते हैं ये चीज़, ठीक है। 45 वाला तो बिल्कुल आसान है, 45 डिग्री वाला तो एकदम आसान है, ठीक है। 30 और 60 वाला समझ लीजिए, ठीक है। फिर से इसको और ना इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरत पड़ेगा आपका, ना कैलकुलेशन एकदम स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा एंगल बना वो तो 90 डिग्री है, यहाँ पे मेरा 30 डिग्री और यहाँ पे मेरा 60 डिग्री, ठीक है। तो भाई 60 के सामने क्या रहेगा, √3 रहेगा। 30 के सामने क्या रहेगा, 1 रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो भाई 90 के सामने क्या रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये 2 हो जाएगा। ये तीनों आपको याद रखना है कि जो भुजा 30 डिग्री के सामने है उसका 1 यूनिट, जो भुजा 60 डिग्री के सामने है उसका √3 यूनिट, और जो 90 डिग्री के सामने है उसका 2 यूनिट। अगर हम इसका रेशियो लिख दें 30:60, सामने सामने है ये, ठीक है। तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, ये सामने सामने है, ठीक है। सामने सामने है, सामने सामने। इसको याद रखने मात्र से आपका मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाएगा। 45 बोला तो बहुत ही आसान है। अब 45 डिग्री है तो इसका 2 साइड बराबर होगा, ठीक है। ये मेरा 90 है, ये मेरा 45 है, और ये भी मेरा क्या है, 45 है। तो ये 1 है, ये 1 है, और ये मेरा कितना हो गया सर, √2 हो गया। इसको याद रखना है। 45 के सामने 1, फिर 45 के सामने फिर से 1, और 90 के सामने वाला √2। ये आपको याद रखना है। ये 2 रेशियो याद रखने मात्र से आपका मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है।